लाइफ साइंस 2018 क्वेश्चन पेपर का पार्ट 5। 2018 क्वेश्चन पेपर जो लाइफ साइंस का था उनमें से 5 पार्ट में से आखिरी पार्ट है। जो जो प्रश्न है आपके सामने है। 1 के 13 में 14 15 MCQ, 2 का आप देख रहे हैं आपके सामने है, 3 का भी है ये दोनों, 4 का, 5 में, 6 में, ये रहा। तो इनका उत्तर अब हम देखने जा रहे हैं, जरूर याद कर लीजिएगा एक एक करके। पहला है, नाइट्रिफिकेशन में कौन सा जीव निम्न में से भाग लेता है? तो नाइट्रोसोमोनास। एक्सी2 वाह्य स्थान संरक्षण है, क्रायो संरक्षण। निम्न में से कौन सा, मतलब ऑप्शन में से ही है क्रायो संरक्षण। निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का परिणाम है? तो यूट्रोफिकेशन में विकल्प नहीं पड़ा। और ये SO2 तथा NO2 जो वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होते हैं उनसे अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा होती है कैसे, ये भी याद कर लीजिएगा। अम्ल वर्षा क्या है आपसे पूछा जाए तो आप इसे बता सकते हैं। और वायु में वायु हो गया, वायु होगा वह। अगला प्रश्न लाल रंग में है, मनुष्य की क्रियाओं द्वारा नाइट्रोजन चक्र प्रभावित हुआ है। 2 घटनाओं का उल्लेख करके उपयुक्त वाक्य को सत्यापित करें। तो पहला वाक्य है, कृषि में नाइट्रोजन युक्त खाद का अधिक व्यवहार। और दूसरा है, तरल नाइट्रोजन का व्यवहार। अगला प्रश्न है, आर्द्रभूमि के विनाश तथा कृषि भूमि की मात्रा के निरंतर समाप्त होने की क्रिया पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करेगा? तो देखिए, पहला है जो आर्द्रभूमि के विनाश से पर्यावरण का पर प्रभाव। मैं ब्लैक और ब्लू में लिखा हूँ, काला और नीला में। तो इस तरह से आप परीक्षा में लिखते हैं, प्रश्न का जो उत्तर होगा उसको हेडिंग के रूप में ब्लैक में, अपना उत्तर ब्लू में, और जगह जगह पेंसिल का अंडरलाइन भी कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पेंसिल का अंडरलाइन मतलब उभार देना अच्छा से उत्तर को। खैर, नहीं तो आप ब्लैक और ब्लू जैसे मैं किया हूँ ऐसे भी आप उत्तर लिख दें तो अच्छा रहेगा। आर्द्रभूमि के विनाश से पर्यावरण पर प्रभाव, 1 पीने के पानी का संकट, 2 जैव विविधता में कमी। देखिए, जब आप इसको रटिएगा, याद करिएगा, तो आर्द्रभूमि के विनाश से पर्यावरण पर प्रभाव, इसको रटने की जरूरत नहीं है। आप प्रश्न पढ़ लीजिए, उत्तर समझ लीजिए और याद कर लीजिए। पानी की पीने का संकट या पेयजल का संकट बोल सकते हैं। तो यह मैं लिख दे रहा हूँ आपका, पानी के पीने का संकट को हम जितना सहज सरल लिखेंगे आप अच्छा रहेगा। एक वर्ड में इसको बोलते हैं हम लोग पेयजल का संकट, पेयजल। ठीक है, तो पेयजल का संकट तो ऐसे हो गया आपका, पेयजल का संकट और जैव विविधता में कमी। 1 2 ऐसे हेडिंग करके आप नंबर देकर, पेयजल का संकट, जैव विविधता में कमी, ऐसे पढ़ लीजिए। और वापस फिर प्रश्न बोलिएगा, आर्द्रभूमि के विनाश से पर्यावरण पर प्रभाव क्या है? पेयजल का संकट, जैव विविधता में कमी। कृषि भूमि की मात्रा के निरंतर समाप्त होने से पर्यावरण पर प्रभाव क्या होता है? देखिए, कृषि भूमि का निरंतर समाप्त हो जाएगा, अगर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, कृषि भूमि पर घर बन रहे हैं, और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट हो रहा है, तो क्या होगा? खेत समाप्त हो जाएंगे तो अकाल की संभावना होगा, लोग खाए बिना मरेंगे। और दूसरा, कृषि में जैव विविधता में कमी होगी। तो जैव विविधता में कमी यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी है। तो प्रश्न को समझिए और उसके बाद उत्तर को याद करिए। तो मैं कहूँगा जो ब्लू में है उसी को याद करिएगा, काला वाला तो आपका प्रश्न ही है। 3 का 16, मनुष्य के कानों तथा हृदय पर, यह कानों है, कान बोल सकते हैं हम, ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को लिखिए। तो मनुष्य के कानों, ऐसा लग रहा है मैं कान कर दे रहा हूँ, मनुष्य के कान तथा हृदय पर ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को लिखिए। तो मनुष्य के कान पर ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव क्या है? 1
अब ये प्रभाव के बाद हम इज टू कर देते हैं और अच्छा रहेगा। इज टू देने से क्या होता है, इस तरह से ये अलग हो गया। इस तरह से कोशिश करेंगे। सजा कर सुंदर से लिखा जाता है। इसमें दो प्रश्न हैं, इसमें हमने दो को बुलेट बना दिया। ये जो हाथ जोड़ा हुआ है वो आंसर है का प्रतीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसा बनाना नहीं है, बुलेट देकर आप इसको लिख दिए, फिर बुलेट देकर ये। तो पहला का उत्तर है, मनुष्य के कान पर ध्वनि प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव क्या है? आंशिक या पूर्ण बहरापन, पूरा रूप से बहरा हो जाते हैं या थोड़ा थोड़ा बहरा। दूसरा, कम सुनाई देना जिसको बोलते हैं हम। कान का पर्दा भी फट सकता है। तो मनुष्य के हृदय पर ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव क्या है? हृदय पर रक्तदाब में वृद्धि होता है, या रक्तदाब का बढ़ जाना, वृद्धि जिसको लिखने में दिक्कत हो, रक्तदाब का बढ़ जाना ऐसे लिख सकते हैं आप। हृदय की धड़कन का बढ़ना, हार्ट अटैक होना, ये सब है आपका। अगला है उत्तर, मानव सभ्यता में, प्रश्न ये, मानव सभ्यता में जैव विविधता का, अच्छा मैं ऊपर दिखा दूँ तो ये उत्तर देख रहे हैं आप, इस तरह से उत्तर आपका रहेगा, सुंदर लगेगा, नंबर अच्छा से मिलेगा। मानव सभ्यता में जैव विविधता का निम्न दो आधार अनुसार क्या योगदान है लिखना है। जो आधार है, खाद्य उत्पादन और औषधियों का उत्पादन। तो मानव सभ्यता में जैव विविधता का, खाद्य उत्पादन और औषधियों का उत्पादन का क्या योगदान है हम लिखने जा रहे हैं। पहला का देखिए, ये जो, इसको मैं ब्लू था, इसको मैं ब्लैक कर दूं, हो गया। चलिए, तो मानव सभ्यता में जैव विविधता का खाद्य उत्पादन में योगदान, और दूसरा है औषधियों का मानव सभ्यता में जैव विविधता का औषधियों के उत्पादन में योगदान। अगर आप हेडिंग नहीं बना पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, ब्लैक करके हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उत्तर लिख दीजिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं आप, इस तरह से है, तो इस तरह से कैसे सजाया गया है। अब आप कांप रहे हो, डर रहे हो, तो डरने की कोई बात नहीं, आपको एकदम सहज में आंसर लिख देना है। जैसे पहला है, मानव सभ्यता में जैव विविधता का खाद्य उत्पादन में योगदान। खाद्य उत्पादन में क्या योगदान है जैव विविधता का? तो पहला है, विभिन्न प्रकार के अनाज प्रदान करना। आप ऐसे लिख दे तो भी चलेगा। फिर उदाहरण में धान, गेहूँ, जौ, राई, जवार, बाजरा, अनाज का नाम लिख देंगे। विभिन्न प्रकार के दाल, जैसे मूंग, मसूर, अरहर, जैसे नाम लिख देंगे। चना दाल प्रदान करना, नहीं भी लिखेंगे उदाहरण तो भी चलेगा। तो विभिन्न प्रकार के अनाज प्रदान करना, विभिन्न प्रकार के दाल प्रदान करना, आपको पूरा नंबर मिलेगा, ऐसे लिख देंगे तो। ठीक है, दूसरा है, मानव सभ्यता में जैव विविधता का औषधियों का उत्पादन में क्या योगदान है? तो ये दवा तैयार करना, और विभिन्न प्रकार का औषधीय पौधा पौधा प्रदान करना। औषधीय पौधा जैसे कि तुलसी का हुआ, इस तरह से पौधे, सिनकोना हुआ, जो काम आते दवा में। तो ये उत्तर हुआ आपका। आगे है, ये डायरेक्शन है, कैसे करना है मैं ये बता दूँ। यहाँ पर डायरेक्शन में 4 का जो प्रश्न है ना, 4 में 6 प्रश्नों का उनके विकल्प उत्तर दे, 6 रहता है, दिए हुए 6 प्रश्नों या उनके विकल्पों का उत्तर दें। दृष्टिहीन प्रजातियों को प्रश्न 4 के ए के बदले 4 का ए, 4 का ए जो होता है वो आपका 4 के 1 का ए, वो आपको नहीं करना होता है, वो दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए होता है। मतलब आपको चित्र बनाना होता है, उनको चित्र नहीं बनाना होता है। खैर, अभी तो फिलहाल 4 के 5 में आ गए हैं, जो कि पार्ट 5 से पूछा जाता है। देखिए, प्रश्न आपके सामने, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, चलिए पढ़ दे रहा हूँ। मनुष्य के बहुत सारी अंधाधुंध क्रियाओं से पर्यावरण प्रदूषित होता है। इस कथन को 3 उपयुक्त उदाहरणों द्वारा समझाइए। तो मनुष्य के बहुत सारे अंधाधुंध क्रियाएं हैं, इनसे पर्यावरण प्रदूषण होता है, सिर्फ 3 उदाहरण से आपको समझाना है। तो हमने उस प्रश्न को यहाँ हेडिंग बना लिया है कि मनुष्य के पूरा का पूरा उतार दिया हूँ। मनुष्य की बहुत सारी अंधाधुंध क्रियाओं से पर्यावरण प्रदूषित होता है, इस कथन के समर्थन में 3 उदाहरण है।
ऐसे करके। आप ऐसा ना भी लिखे तो भी चलेगा, ब्लैक वाला काला वाला, आप सिर्फ उत्तर लिख देंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, हमने सजा कर लिख दिया है। मेरे पास समय भी होना चाहिए, आपके पास समझदारी भी होना चाहिए। ठीक है, अगर समझदारी नहीं है तो ज़बरदस्ती आप याद करके लिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि यही प्रश्न आएगा ऐसा नहीं है, और ना भी आएगा ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तो आप सहज सरल में आइए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। आपको नंबर से मतलब है अपने पांडित्य या विद्वता को, अपने दिमाग को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सहज रूप में आंसर लिखिए, नंबर पूरा लिखिए लीजिए। देखिए यहाँ पर है, मनुष्य के बहुत सारे अंधाधुंध क्रियाओं से क्या क्या होता है। पहला जो है जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक दहन। जीवाश्म ईंधन जैसे आपका जो भी होता है, उनका गोईठा वगैरह होता है ना, गोबर से बनने वाले, या लकड़ी जलाकर। जीवाश्म ईंधन का जैसे हम आते हैं, पेट्रोल हो गया, धरती के अंदर निकलने वाले। जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक दहन, ज़्यादा से ज़्यादा इसका दहन करने से भी वायु प्रदूषण होता है। सिर्फ किस अंधाधुंध क्रिया से वायु प्रदूषण, देखिए प्रश्न देखिए, मनुष्य के बहुत सारे अंधाधुंध क्रियाओं से पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसके समर्थन में 3 उदाहरण दे रहे हैं। तो जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक दहन, दहन मतलब जलाना। दूसरा है अकार्बनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग, मतलब नाइट्रोजन युक्त खाद, रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग, ये भी आप बोल सकते हो। अकार्बनिक उर्वरकों, या उर्वरकों भी बोल देंगे, उर्वरकों में तो बहुत सारा हो जाएगा। अब गोबर खाद का प्रयोग से नुकसान नहीं होता है, जैविक है। लेकिन अकार्बनिक जैसे रासायनिक खाद को बोला जाता है, तो नाइट्रोजन युक्त खाद भी बोल सकते हैं। खैर, अकार्बनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग, खाद उर्वरकों लिखने में अगर दिक्कत हो तो आप खाद लिख सकते हो। अगला है बिजली का अति उत्पादन और अति प्रयोग। बिजली का अति उत्पादन और अति प्रयोग। अति प्रयोग आप ना लिख पाए तो बिजली का अति उत्पादन भी लिख दीजिएगा तो भी हो जाएगा, या फिर बिजली का अति प्रयोग अच्छा रहेगा। बिजली का अति प्रयोग, क्यों उत्पादन होगा तो भी तो प्रयोग होगा। मैं इसको स्किप सिंपल कर दे रहा हूँ। बिजली का अधिक प्रयोग, अति प्रयोग अच्छा रहेगा, हटा दे रहा हूँ। बिजली का अति प्रयोग एक ही बात होगा, जितना सिंपल आसान रहे आपके लिए सुविधा रहेगा। तो ये हो गया। अगला है पश्चिम बंगाल। देखिए प्रश्न था, यहीं पर आप समझिए प्रश्न को। प्रश्न को भली भांति समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक राष्ट्रीय, या देखिए 5 मार्क्स का है, 10 मिनट आपको मिलेगा एकदम चयन के साथ। 10 मिनट में प्रश्नों को समझिए, 2-3 मिनट। उसके बाद अच्छा से प्रश्नों से हेडिंग बना सकते हैं तो प्रश्न बनाइए, जैसे काला करके हेडिंग बनाया गया है। नहीं तो उत्तर को लिखिए, पर उत्तर लिखने से पहले आपके पास बहुत समय है, 2-3 वाक्य तो लिखना है। तो इसके लिए क्या करें, पहले आप पेंसिल से रफ में, रफ मांग ले, थोड़ा लिख लिख कर देख लिया करें, मात्रा वगैरह गलत तो नहीं हो रहा है। छोटे छोटे वाक्य बनाना है, जब सही से बैठ जाए तो उसके बाद आप उसे आंसर में उतार लें सही जगह पर। रफ आप मांग सकते हैं, और आप ना मिले तो आप पेज के पीछे में लिख लें अच्छी तरह से, या फिर ऐसे जगह लिखिए जिससे कि आपको देखने में सुविधा हो। अब उलटने में ऐसा पेज दिखाई ना, तो मैं आपको पेज दिखा नहीं पा रहा हूँ, फिर भी आसानी से आप देख पाएँ, देख देख के उतार सके आंसर को दोबारा इस जगह पर लिखे पीछे की तरफ। तो इस तरह से आप पहले उत्तर को लिख लेंगे पेंसिल से, फिर आप उसको उतार लेंगे कॉपी में, क्योंकि देखिए यह इतिहास नहीं रहा। फिलहाल इतिहास में भी तो आपको वाक्य दिए जाते हैं चुने हुए, फिर भी उसमें बहुत सारे लिखने होते हैं, तो छोटा छोटा वाक्य लिखना है। इन छोटे वाक्यों में जल्दी से लिख कर 2 घंटा में आप पेपर जमा करके आ गए, दिया गया था 3 घंटा, और नंबर तो आया नहीं उतना। ये सब ठीक नहीं है। बार बार बाथरूम जाना है वगैरह, ये सब बेकार है, समय खराब होता है। देखिए 90 मार्क्स का है, 380 मिनट में आपको देना है, मतलब 1 नंबर का 2 मिनट में। उस हिसाब से 5 नंबर का है तो 10 मिनट में आपको उत्तर देना है, जो बहुत होता है। अगर कोई आसानी से सहज भाषा में दे तो आराम से उत्तर दे सकता है। मनुष्य के बहुत सारी अंधाधुंध क्रियाओं से, ये तो हो गया उत्तर। अगला है पश्चिम बंगाल में स्थित एक
राष्ट्रीय उद्यान का उदाहरण दे। मैं ऊपर बता रहा था प्रश्न को समझने का। देखिए, एक राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ मैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, इसको पढ़ रहा हूँ। एक राष्ट्रीय उद्यान तथा एक बायोस्फीयर रिजर्व जो पश्चिम बंगाल में विद्यमान है, उदाहरण दे। तो आपसे दो पूछा गया है, एक राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व, दो का नाम पूछा गया है। दो नाम बता देंगे, दोनों में मिल जाएगा। अब इसमें कौन सा समय लगेगा? तो यहाँ पर एक तो बताया सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान का उदाहरण है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। और पश्चिम बंगाल में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व का एक उदाहरण है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, दोनों में सुंदरबन ही है, दूसरे भी है, तो मैं सहज जो था उसको मैं लिख दिया हूँ। तो इससे आप अपना दो लिख कर 2 नंबर आराम से पूरा पा सकते हैं। इसमें जल्दी क्या है, सुविधा के हिसाब से अच्छा से समझदारी से आप लिखिए। अगला है आपका 4 का 6, मनुष्य में कौन से पर्यावरण के कारण कारक कैंसर का कारण है? ये आपका 3 मार्क्स का पूछा गया है। फिर बोला गया है, भूतापीय उष्णता के कारण समुद्र में जल का स्तर यदि अतिरिक्त बढ़ जाए तो मनुष्य तथा सुंदरबन के जीव विविधता को कौन सी समस्या होगी? मनुष्य तथा सुंदरबन के जीव विविधता को कौन सी समस्या होगी? वो 2 नंबर का है। तो देखिए, 3 2 5 नंबर का हो गया। अब मनुष्य पहला में आते हैं, तो मनुष्य में कौन से पर्यावरण के कारक कैंसर का कारण है? मनुष्य का जो कैंसर होता है, अधिकांश कैंसर देखा जा रहा है, तो ये कैंसर किस कारण से होता है, पर्यावरण के कौन से कारक से होते हैं, वो आपको बताना है। तो मनुष्य में कैंसर का कारण 3 कारक, 6 को। पहला विषाक्त पदार्थ, दूसरा रेडियोधर्मी यौगिक, तीसरा अम्ल है, तीसरा तरह तरह के रंग हैं, 5 पराबैंगनी किरणें हैं, प्लास्टिक है। इन सब के प्रयोग से हमारे अंदर शरीर में जाता है। अब सोच रहे प्लास्टिक हमारे अंदर कैसे जाएगा? प्लास्टिक हमारे अंदर तो नहीं जाता, लेकिन प्लास्टिक में रखा हुआ सामान अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो ये भी कैंसर कारण है। पराबैंगनी किरण समझ ही रहे हैं आप, तरह तरह के रंग, जैसे आप जो बाजारू सामान जब खाते हैं उसमें कोई पीला नीला रंग चॉकलेट वगैरह खाते हैं, या फिर कुछ और सामान रंग बिरंगा होता है, तो ये रंग है ना, इससे भी कैंसर का होता है, धीमा धीरे धीरे कैंसर हो जाता है। तो ये सब है। हो सके विज्ञापन से दूर रहकर जितना हम सहज सरल खाना खाएंगे उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये रहा। तो अगला है, भूतापीय उष्णता के कारण समुद्र में जल का स्तर यदि अतिरिक्त बढ़ जाए तो मनुष्य तथा सुंदरबन के जीव विविधता में क्या समस्या होगी? पहले तो बस्ती क्षेत्र का सिकुड़ जाएगा, बस्ती क्षेत्र कम हो जाएगा, रहने का जगह कम हो जाएगा। कहीं भाई समुद्र का पानी बढ़ जाएगा तो जगह कम हो जाएगा। पेयजल की किल्लत हो जाएगी, पीने के पानी की दिक्कत, क्योंकि पानी बढ़कर नदियों में घुस जाएगा। समुद्र का पानी नमकीन होता है, तो पानी के पीने का भी दिक्कत हो जाएगा। रोग का प्रकोप हो जाएगा, कृषि भूमि का विनाश हो जाएगा, द्वीप भूमि डूब जाएंगे, जीविका की हानि होगी। तो ये है कुछ नुकसान। अगला है, गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेर के स्वास्थ्य संरक्षण में इन सीटू संरक्षण हेतु क्या उपाय किए गए हैं, उल्लेख करें। ये 2 नंबर का है, क्या उपाय किए गए? मनुष्य जनसंख्या वृद्धि की निरंतरता से कौन से पर्यावरण के समस्याओं का समाधान में जन्म होगा? तो ये देख रहे हैं आप, जनसंख्या बढ़ने से क्या समस्या होने वाला है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान में, मतलब जो गुजरात में है, गिर के जंगल, तो कच्छ में है, गुजरात के कच्छ में है, तो वहाँ पर क्या व्यवस्था किया गया है? चलिए मैं एक एक करके उत्तर देता हूँ। 2 नंबर 3 नंबर का है, इसे हमने ख्याल नहीं किया, 5 में दे दिया हूँ। ये 2 नंबर का है, हमने 5 नंबर के हिसाब से 5 दे दिया है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है 2+3 है, हाई लग क्या रहा है, 2+3 है, तो ये मैं बड़ा करके लिख दिया हूँ। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप सिर्फ 2 लिख दें, 2 नंबर का है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने लिख दिया है 5, तो मैं भी काटूँगा नहीं, पर आप 2 ही कर लीजिएगा, 1 2 कर लीजिए, सहज सरल जो है इन दोनों को। अवैध शिकार को बंद कर दिया गया है, माने अवैध शिकार आप नहीं कर सकते हैं। चोरी शिकार चोरी करके
बाघों का हत्या नहीं कर सकते हैं। दूसरा, सिंहों के आवास क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है, रहने के लिए जगह कर दिया गया है। बस ये दो याद कर लीजिए। वैसे भी मुझे नहीं लग रहा बड़ा प्रश्न आएगा इस पर, दो काफ़ी है 2 मार्क्स का। 2 नंबर का है तो देखिए 2 वाक्य लिखना है या 3 वाक्य, अब चाहे तो 3 वाक्य भी लिख सकते हैं। कम से कम 2 तो आपको लिखना ही है, हमने 2 बता दिया। चलो तीसरा भी कर दे रहा हूँ। भीषण गर्मी के दिनों में पेयजल की आपूर्ति सुचारू रखने की व्यवस्था की गई है। अब सोच रहे हैं आप, इतना बड़ा वाक्य हो गया। भीषण गर्मी में, खूब गर्मी में, भीषण गर्मी के दिनों में पेयजल की सुविधा, ऐसे कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ये सुचारू वाला हटा दूँ, कोई बात नहीं। तो भीषण गर्मी के दिनों में पेयजल की व्यवस्था कर दे रहा हूँ, की व्यवस्था की गई है, हो गया। भीषण गर्मी के दिनों में पेयजल की व्यवस्था की गई है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इन तीनों को अच्छी तरह से कर लीजिए, समझदारी से कर लीजिए, आप लिख सकते हो। और ऐसे शब्दों को भी याद कर लीजिएगा जिनका तो बहुत अच्छा है। ये रहा सवस्थान को हिंदी में, अंग्रेजी में इन सीटों संरक्षण कहते हैं, दोनों याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका 2 नंबर का। अगला है, मनुष्य के जनसंख्या वृद्धि की निरंतरता से कौन से पर्यावरण की समस्या का समाज में जन्म हुआ है। ये 2 में कर रहा हूँ फिर से आपको, इसमें 3 याद कर लीजिएगा, ये तीनों को ही रखिएगा, बाकी ज़्यादा पढ़ सकते हो। अगला है बढ़ती जनसंख्या कारण समस्या। देखिए यहाँ भी मैं 7 गिना दिया हूँ, है ये 3 नंबर का। इससे भी मैं लिखते समय शायद 5 नंबर का सोचा था, तो ऊपर का 5 सोच रहा हूँ, तो भी तो 5 ही सोचूंगा ना, इसलिए मैं बड़ा कर दिया हूँ। पर आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है। बढ़ती जनसंख्या के कारण किसी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली पर्यावरण समस्या क्या है। प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, वनों की कटाई और पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, कृषि भूमि का संकुचन, ताजे पानी की कमी, वायु और जल प्रदूषण, आर्द्रभूमि का विनाश, तापमान में वृद्धि के कारण वायुमंडलीय और पर्यावरण परिस्थिति में परिवर्तन, भोजन की कमी। इसमें से कोई भी आप 3 कर दीजिएगा। जैसे मैं छोटा छोटा करूं तो पहला, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, कृषि भूमि का संकुचन, भोजन की कमी, आर्द्रभूमि का विनाश, ऐसे छोटे छोटे वाक्य में बोल दूंगा उत्तर में। तो हो गया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे या न लगे जरूर याद कर लीजिएगा इसको। आगे 17, 18, 19 में जो आया हुआ है उन सब का भी उत्तर मैं अभी देने जा रहा हूँ। एक यहाँ मैं बता दूँ, फ्लो चार्ट के ये जो है इसको मैं छोड़ दिया हूँ। फ्लो चार्ट किस माध्यम से नाइट्रोजन चक्र का स्तरों का समझाएं, हमने किताब से लिख दिया है। 5 मार्क्स का है, किताब में देखिएगा, या फिर सर जी बताए होंगे तो उनका पेज से या फिर जो भी आप बताए हो उनसे लिखिएगा। अच्छी तरह से आता दिखाना है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये आसानी से 5 मार्क्स आ जाता है। अगर आ गया, बहुत चांस है इस प्रश्न का उत्तर आने का, तो फ्लो चार्ट के माध्यम से नाइट्रोजन चक्र के स्तरों को समझाइए। हो गया। चित्र बनाया जाएगा, चित्र में नाम कारण लिख देंगे, बस हो जाएगा। धन्यवाद। आपकी परीक्षा शुभ हो।